नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। सितंबर का महीना राजभाषा यानी हिंदी के लिए बहुत ही महत्व का महीना माना जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो संविधान सभा की बहसों से लेकर के आज तक हिंदी की विकास यात्रा क्या रही है, इसको हम सब याद करते हैं। और इन सब कामों में हिंदी आज तक जहाँ पहुँची है और ख़ास तौर पर सरकारी महकमों में हिंदी कहाँ तक पहुँची है, इस सब में राजभाषा विभाग का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी नाते हम आज बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर सुमित जयरथ जी से, जो कि सचिव हैं राजभाषा के। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और आप जानते हैं आप सब लोग कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अगर आप करें तो पूर्वोत्तर से लेकर के और जो हमारा पश्चिमी भारत है वो पूरा आप लोग घूमते रहते हैं। इस नाते आप लोगों से ज़्यादा बेहतर हिंदी की दशा दिशा और प्रगति यात्रा को कोई और जान नहीं सकता। तो सर शुरुआत करेंगे सर, एक तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में आप जब इस विभाग के सचिव को के तौर पर आप देखते हैं चीज़ों को, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, क्योंकि जब आप संवाद करते हैं तो संवाद के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती ही है। तो आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकता है कोई कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों से संवाद होता है आप लोगों का। जो पीड़ित लोग हैं वो भी आते हैं और जो बहुत सारी प्रगति की यात्रा है वो भी आपसे जुड़ी हुई है। तो किस रूप में जो ये विभाग है, इसकी भूमिका को क्यों देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक एक पत्रकार के तौर पर समझ पाया हूँ कि अगर ये विभाग नहीं होता और इतने सारे आप लोगों ने कंपल्सन किए हैं बहुत सारे विभागों का कार्यान्वयन के मामले में, तो क्या स्थिति आज है, अगर हम बात जानना चाहें सर? क्योंकि 14 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज जबकि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की भी बात हो रही है, इतने विश्व हिंदी सम्मेलनों में, पिछला जो सम्मेलन मॉरिशस में हुआ उसमें भी बहुत सारी बातें उठी, तो कहाँ पहुँचे सर हम लोग? देखिए, मैं सन 1985 बैच का असम काडर का IAS अधिकारी हूँ। तो करीब 35 साल की सेवा हो रही है और इस 35 साल की सेवा के दौरान मैंने कई भारत सरकार के विभागों मंत्रालयों में काम किया है। अपने राज्य में जिलों में जिलाधीश के रूप में, सचिवालय में सचिव के रूप में काम किया है। तो मूलतः काम अंग्रेज़ी में होता था और हमारी सचिवालय दिसपुर गुवाहाटी में असमिया बंगला में भी होता था बीच बीच में, और केंद्रीय मंत्रालयों में मैंने बीच बीच में हिंदी में भी टिप्पणी की है, हिंदी में पत्राचार भी किया है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2020 से जब मैंने राजभाषा सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तो ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है, एक सौभाग्य की बात है कि अब मैं पूर्णतः अपना काम, अपना मूल काम राजभाषा हिंदी में करूँगा। और सितंबर का महीना, जैसे आपने कहा, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही उल्लास, ऊर्जा और उत्साह का महीना है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता ये है कि 14 सितंबर 1949 को हमारी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा थी, उसने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया। और इसी पावन दिन की स्मृति में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। न केवल हिंदी दिवस को मनाते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम 1 से 14 सितंबर अथवा 14 से 28 या 14 से 30 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाएं। ध्यान में ये रखना होता है कि 14 सितंबर बीच में आए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऐतिहासिक महत्ता थी। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, डाउट कर जाते हैं कि 10 जनवरी को भी हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपने कहा कि हमारा पिछला जो विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को, तो 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और मैं पहले 3.5 साल विदेश मंत्रालय में, पहले तो अपर सचिव, उसके पश्चात विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार रहा। हमारी मंत्री महोदया सुषमा स्वराज थीं, जो कि हिंदी के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं, पूरी तरह डिवोटेड एंड डेडिकेटेड थी। तो हम लोगों ने पोर्ट लुई मॉरिशस में अब वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की भी स्थापना कर दी है। पर जहाँ बात आती है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी की, उसकी ऐतिहासिक महत्ता ये है कि 10 जनवरी सन 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया गया था।
उसमें हमारे उस समय के मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर राम गुलाम पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में। और अगले वर्ष हम लोग की मंशा है कि अब ये जो कोरोना महामारी है, हम लोग आशावादी हैं कि ये समाप्त हो जाएगा, तो अगले वर्ष हम लोग जो सुवा है फिजी की राजधानी, वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन करेंगे। अब रही बात हिंदी दिवस की और हिंदी राजभाषा की, तो पहला तो ये जो हमारा माइलस्टोन था संविधान सभा का था, इसको दोबारा से अनुमोदित किया गया, रिटेरेट किया गया हमारे 26 जनवरी 1950 के संविधान में। हमारा जो अनुच्छेद 343 है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 351 में ये स्पष्ट किया गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में अग्रसर हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और बाकी भाषाओं से शब्दकोश लेते हुए, उनके मूल शैली रूप लेते हुए, हमारे जो 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाषाएं हैं, संस्कृत भी है, उनसे लेते हुए हिंदी भाषा को हम और समृद्ध बनाएं और विकसित बनाएं। इसके पश्चात हमारे संसद ने राजभाषा संकल्प पारित किया था 1968 में, जिसमें कहा गया था कि हमें हिंदी की यात्रा को और विकसित करना है, उसकी गति को और तीव्र करना है और इसके लिए हमें एक और ज़्यादा गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करना है। तो इसी दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं और इस संकल्प में ये भी लिखा गया है कि जो पिछला वर्ष बीत जाता है, हम जो विभिन्न मंत्रालयों का इंस्पेक्शन करते हैं, उनसे जो हम फीडबैक रिपोर्ट मंगाते हैं, उसके आधार पे हम एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हमने अभी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 चल रहा है, उसका हमने वार्षिक कार्यक्रम बना लिया है, हमने सभी मंत्रालयों को भेज दिया है और पिछला वर्ष जो हुआ था 19-20, उसकी जो वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है वो हमने तैयार कर ली है। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 14 सितंबर को हमारा मानसून सेशन आरंभ होगा और इस रिपोर्ट को हम लोग सदन के दोनों पटलों पर इस मानसून सेशन में रखेंगे। पिछले वर्ष की जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो अलग से बनती है, उसको भी हमने सभी मंत्रालयों में सर्कुलेट कर दिया है। हम लोग सभी मंत्रालयों को, विभागों को ये दिशा निर्देश देते रहते हैं कि आप लोग ना केवल हिंदी का प्रगामी प्रयोग करें बल्कि हिंदी का अधिकतम प्रयोग करें और इससे ना केवल हमारे संवैधानिक और संवैधिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह होगा बल्कि हमारे देश की विकास की गति को भी तेज़ी मिलेगी, हमारे प्रशासन में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे आम जन को पूरी तरह से लाभान्वित वो कर पाएंगे। तो ये जो कहा आपने सर कि ये तो बात सही है। अभी जैसे आप बात करें तो संस्था के तौर पर इसको तो 2025 में आप स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। उसके पहले की अगर आप बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति को भी बने काफ़ी दिन हो गया है। जी हाँ। बहुत सारे ऐसे ढांचागत संस्थागत उपाय किए गए हैं और हिंदी के सरलीकरण की भी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं अलग अलग स्तर पर। तो आपने क्या महसूस किया सर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के कहना है कि अभी सरकार के स्तर पर अगर देखें, मैं ये निजी तौर पर आपका अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे विभागों में बड़ा जटिल शब्दावली का उपयोग होता है। हमने जैसे संसद में हम बात करें तो बहुत सारे विधेयक बड़े ही जटिल नाम के, तो क्या इनको सरल बनाने के लिए भी कुछ प्रयास किस स्तर पर हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि हम संवाद के तौर पर देखें तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी का उनका मुख्य भाषण सब हिंदी में होता है। अटल जी ने भी जो संयुक्त राष्ट्र में बात कही तो वो पूरी दुनिया को आखिर संवाद पहुंचा, क्योंकि जब राजनीतिक लोग कोई भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, तभी तो वो भाषा को बोल रहे हैं जो है। तो ये अपने आप में ये तो संतोष का विषय है कि लोगों तक पहुंच रही है बात। और आपका क्या आकलन है सर जो बातें की? नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि हिंदी की विकास यात्रा को और तेज करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमें हिंदी का सरलीकरण करना होगा। इस मूल भावना से प्रेरित होकर हम दृढ़ संकल्प हैं
और आजकल ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज़माना है। तो हमने हमारे जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, हमारे पास 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में पुणे में विद्यमान CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसके माध्यम से हमने एक स्मृति आधारित मेमोरी बेस्ड एप्लीकेशन की संरचना की है जिसका नाम कंठस्थ है। तो इस वर्ष हम कंठस्थ को ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, उपयोग हो रहा है। जी हाँ, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है और आपके यहाँ तो पुराना वर्जन चल रहा है हमारा। हमने इसको एक और जो वर्जन 1 था उसको 2.0 कर दिया है, उसको और उसमें हमने उत्कृष्टता लाई है। लेकिन अभी हमने देखा कि वो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। तो पहले हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, कार्यान्वयन करने से पहले एक उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने अभी उसको एक अनुप्रयोग के रूप में हमारे भारत सरकार के 5 मंत्रालयों में इसको शुरू करवाया है। ये पहले तो हमारा अपना गृह मंत्रालय है जो कि राजभाषा विभाग का पेरेंट मिनिस्ट्री है। उसके पश्चात जो मेरा पुराना मंत्रालय विदेश मंत्रालय, वहाँ पे कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कंठस्थ की हम लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। इस्पात में कर रहे हैं और राजस्व रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके अलावा हम लोगों ने मोबाइल बेस्ड हमारे जो एक ई महाशब्दकोश की संरचना है वो भी हमने CDAC के माध्यम से की है। तो इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है कि हम 4 डोमेन्स में करेंगे, तो मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा जो ये 4 डोमेन्स का जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का, हमने उसको ऑलरेडी 50% पूरा कर लिया है। हमने लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, विधि और प्रशासन का डोमेन कवर कर लिया है। 2 डोमेन्स बाकी हैं, स्वास्थ्य और उद्योग, और उसके लिए हम आशावादी हैं कि हम लोग दिसंबर 2020 तक उसको पूरा कर लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उसके माध्यम से हमने हमारा जो वेब बेस्ड है, जो हमारी जो वेब बेस्ड हमारी जो साइट है राजभाषा विभाग की, उस पर हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डाली है, सरल हिंदी वाक्य कोश। तो जो हमारे प्रशासनिक शब्दावली में जो हमारे वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जो शब्द यूज़ होते हैं, उसका हमने दोनों हिंदी और अंग्रेजी, हमने दोनों का बायलिंगुअल और बाय डायरेक्शनल हमने यूज़ डाला है। इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य था वो 2000 शब्दों का था, 2000 वाक्यों का था, सॉरी। तो हमने ऑलरेडी 3160 वाक्य इसमें हमने बना लिए हैं। तो ये हमारा जो लक्ष्य था ये पूर्णतः हमने उसको पा लिया है। और आजकल चूँकि कागज़ बचाने की प्रक्रिया चल रही है, खर्चा बचाने की प्रक्रिया चल रही है, पेपरलेस हम लोग सोसाइटी की और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि हमने इस बार जो एक नया नवीकरण किया है वो ये किया है कि ई-पत्रिका पुस्तकालय का विधिवत रूप से विमोचन होगा 14 सितंबर 2020 को। हमारे दोनों माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, माननीय श्री नित्यानंद राय जी और माननीय श्री कृष्णा रेड्डी जी, और उनके ऊपर हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन तीनों मंत्रियों का हमें राजभाषा विभाग में बहुत ही कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है। तो हमने इन हाउस हमारे जो तकनीकी निदेशक हैं, हमारे जो NIC के डायरेक्टर हैं, उन सब की सहायता से इस ऐप को हमने बना लिया है। और इसमें जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय उपक्रम हैं जैसे सेल है, NTPC है, पावर ग्रिड है, ONGC है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब गृह पत्रिकाएँ निकालते हैं। तो इन सब पत्रिकाओं को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला देंगे और हमारी वेब पे ये जुड़ जाएगा। तो जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं और जो हमारे हिंदी पाठक हैं, हाँ, वो इससे लाभान्वित हो जाएंगे। उनको वैसे तो दूसरा भी उनको मिलेगा जो फिजिकल, जैसे समाचार पत्र होते हैं, दैनिक भास्कर है और नवभारत टाइम्स है, दोनों छपता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होता है और उसका फिजिकल वर्जन भी होता है। तो ये जितने हमारे हैं ये सब दोनों छापेंगे, लेकिन उसमें सुविधा ये होगी कि आप घर बैठे या कहीं पर भी एक ही जगह पे आपको सारी पत्रिकाएं एक जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और जो हमारे हिंदी प्रेमी सारे विश्व में फैले हुए हैं वो भी इससे लाभ उठा पाएंगे। तो सर, ये तो आप ये हमारी एक पहल है। और दूसरी पहल ये है, देखिए, ये जो कोरोना जो महामारी है, इससे
इसने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। परंतु राजभाषा विभाग ने ये ठान लिया कि हम इस चुनौती को, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित कर देंगे। तो फिर से हमने हमारी जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, आईसीटी है, उसके माध्यम से हमने अपना जो है अपना मनोबल और बढ़ाया और हमने अपना जो प्रशिक्षण है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल चॉक एंड टॉक से होता है, उसमें परिवर्तित करके हमने ई प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमने इसका अपना प्रशिक्षण कराया। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो देखिए एक विदेशी टूल है और प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में लाल किले से पूरे देश को आह्वान किया था कि अब हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमें एक नवीन, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। उनके संबोधन से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय पूर्णतः प्रेरित है और इसी दिशा में काम करते हुए हमने ये तय किया है कि हम अब पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो विदेशी आईटी प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट टीम, उससे माइग्रेट होकर हमारा जो स्वदेशी एनआईसी टूल है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टूल, वीडियो डेस्कटॉप, उस पर हम लोग माइग्रेट होंगे और इस टूल के माध्यम से हम अपना प्रशिक्षण कार्य आगे बढ़ाएंगे। जी, तो एक तरह से हम ये कहें कि जो सर कोरोना का जो संकट है, उसने एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश की। सर एक अगर बात करें तो जब हिंदी की जो विकास यात्रा की बात आती है, तो उस विकास यात्रा में एक तो फिल्में, उनका बड़ा योगदान रहा, उसके बाद जो है टेलीविज़न का बड़ा योगदान रहा, साहित्य का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे को जानने समझने के लिए काफ़ी मदद की। तो बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं। जो सोशल मीडिया आया और जो संचार और सूचना क्रांति हुई, उसने भी न केवल हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं के जो समृद्ध साहित्य है उसको विकसित करने का एक रास्ता खोला है। लेकिन सर ये तो बात हो गया अच्छाइयों की, लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदी राज्य भी हैं जहाँ अभी कुछ कमजोरियाँ भी हिंदी के क्रियान्वयन की हैं। तो उस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ कोशिश की जा रही है? क्योंकि अंतोगत्वा भाषा तो एक तरह स्वतः जब विकसित होगी और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करेंगे, मानेंगे और वो उपयोगी बन सकेगी तो लोग स्वीकार करेंगे ही उसको। तो उस तरफ क्या कोशिश हो रही है सर? देखिए, हमारी जो राजभाषा नीति है वो पूर्णतः उदारता पर आधारित है। कहीं भी कठोरता नहीं है, कहीं भी कोर्शन नहीं है। हमारी जो नीति है बिल्कुल संपूर्णतः परसुएशन अर्थात सद्भावना, गुडविल पर है। हमारे जो स्तंभ हैं राजभाषा नीति के, वो हम अपने प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हमने इनको 8 या 9 खंडों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा जो स्तंभ है वो है प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन। दूसरा है प्रोत्साहन अर्थात एनकरेजमेंट। तीसरा है प्रेम मतलब लव एंड अफेक्शन। चौथा है हमारा पुरस्कार, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, हम अपना जो देते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार। उसके पश्चात हमारा 5वां प्र है हमारा प्रयोग, यूसेज। देखिए, अगर आप डिक्शनरी से हिंदी के शब्द रट लेंगे, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उसका व्यवहार नहीं करेंगे लिखित अपनी फाइलों में या मौखिक भाषा में, तो सब भूल जाएंगे। तो प्रयोग बहुत आवश्यक है। इसके अलावा प्रचार और प्रसार अर्थात ट्रांसमिशन, जो में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, और प्रसार एडवोकेसी, उसमें भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में हम कहेंगे हमारा प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें राजभाषा विभाग की संरचना हुई, संसदीय राजभाषा समिति बनी, तो उसके संचालन से हिंदी का प्रयोग आगे बढ़ रहा है। और सबसे आखिर में प्रयास, एफर्ट्स। तो प्रयास तो हमें निरंतर करते रहना है। मैं पूर्णतः मानता हूं कि हिंदी की जो विकास यात्रा है, हमने उसमें कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी बहुत लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो अभी हमारा कार्य संपूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, दृढ़ संकल्प हैं। और मुझे बॉलीवुड की वो गाना याद आ रहा है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम, प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रशिक्षण की गंगा बहाते चलो। तो राजभाषा विभाग बाकी सभी विभागों, मंत्रालयों के सहयोग से, सहायता से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सक्रिय और सकारात्मक प्रयासों से
हमें निश्चय रूप में हमें सफलता मिलेगी। और सोहनलाल द्विवेदी जी की भी कविता मुझे याद आ रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ ना करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। तो मैं आप सभी हमारे भाइयों बहनों को, देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राज्यसभा टीवी के माध्यम से, कि हम लोग खाली नहीं बैठे हैं, हम लोग निखट्टू या निठल्ले या हतोत्साहित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर पूरे देश को संबोधित कर हमें बहुत बल और संबल प्रदान किया है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और उनका ये मानना है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कार की जो अविरल धारा है, वो हमारी राजभाषा हिंदी के माध्यम से ही बहुत जीवंत और सुरक्षित रह पाई है। और अभी आप जो देख रहे हैं कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और हमारे संविधान 351 में भी ये लिखा हुआ है कि हमें राजभाषा को आगे बढ़ाना है सभी भाषाओं के साथ मिलजुल कर। जो बाकी भाषाओं की जो रूप, शैली और उनके जो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आत्मसात करते हुए हमें हमारी राजभाषा हिंदी की समृद्धि तय करनी है और उसे जनमानस का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बनाना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सारी भाषाएं मणि के रूप में हैं और हिंदी जो है वो हमारी मुकुट मणिक के रूप में सुशोभित है, सजी हुई है। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, सभी भाषाओं का विकास करते हुए हिंदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे हिंदी के विकास यात्रा से जुड़े हुए बहुत सारे पक्षों से आपने हमें अवगत कराया है। और निश्चित तौर पर कोई भाषा जनता के बीच में ग्राह्य तभी हो सकती है अगर वो सरल हो, अगर वो लोगों के करीब हो और साथ ही साथ वो जिस जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रही है उसमें अलग अलग जो भारत, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की अन्य प्रांतों की भाषाओं के भी करीब हो, ताकि पूरा जो भारत का जो समुदाय है वो उसको अपनी भाषा के रूप मान सके। और आज तक की जो विकास यात्रा हिंदी की जुड़ रही दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि आज न केवल भारत की संसद से लेकर के और आप अंडमान द्वीप तक चले जाएं या और द्वीपों तक चले जाएं तो आपको लगेगा कि हिंदी आज बहुत ही सम्मानजनक मोड़ पर है। इस एपिसोड में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे किसी और वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।